एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BU2E ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में, जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में कई तरह के डिसेबिलिटीज़ गिवन हैं, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है एंड अदर जो है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है। तो इस तरह से काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ गिवन हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विजुअल इम्पेयरमेंट। 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आप चाहें तो अपने एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन, जैसे मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। क्या होता है विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब। विजुअल इम्पेयरमेंट को हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। या तो हम इसको लीगल वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। लीगली डिफ़ाइन किया जा सकता है इसको कि कानून की नज़रों में अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है या फिर उसको विजुअल डिसेबिलिटी है तो वो क्या होता है। दूसरा होता है एजुकेशनल डेफिनेशन, की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से विजुअली डिसेबल हैं। ठीक है। अगर बात करें विजुअल एबिलिटी की, विजुअल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज असिस्ट विद द हेल्प ऑफ स्नेलन चार्ट। एक स्नेलन चार्ट होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन जो है उसको ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे हम कभी भी अपनी आईज टेस्ट करवाने जाते हैं या स्कूल्स में भी कभी हमारी आई टेस्ट हुई होगी तो आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि स्नेलन चार्ट क्या होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक में, इस तरह से दिखता है स्नेलन चार्ट। जिसका पहला अल्फ़ाबेट होता है वो होता है ई। ठीक है ना। इसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो ई होता है। अब जो पर्सन इस ई को 200 फीट की दूरी से देख पाता है, ठीक है, जो पर्सन 200 फीट की दूरी से देख पाता है तो वो पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी आईसाइट बिल्कुल अच्छी है। बट जो बच्चा इसे 200 फीट की दूरी से नहीं देख पा रहा है और पास आके देख रहा है, मीन्स 20 फीट की दूरी से देख रहा है, तब जाके उसे ई अल्फ़ाबेट सबसे बड़ा वाला दिख रहा है, तो इसका मतलब है उसकी आई साइट वीक है। ठीक है। तो जिस बच्चे की आई साइट जो है वो हर वर्ड को क्या है सिर्फ 20 फीट की दूरी से ही देख पाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पर्सन विजुअली डिसेबल है। ठीक है। इस तरह से क्या है, अलग अलग तरह से हम अल्फ़ाबेट्स को देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट ई है, देन एफ है, पी है, टी, ओ, जेड। तो इस तरह से ये बड़े से छोटे 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 इस तरह से सबसे छोटे साइज़ के होते रहते हैं। तो हर जो भी जब टेस्ट होता है, जैसे एफ एंड पी अल्फ़ाबेट है, तो उसको जो नॉर्मल पर्सन है वो 100 फीट की दूरी से देख पाएगा क्योंकि इस ई से छोटा है, और बाकी के जो वर्ड हैं उसको 70 फीट की दूरी से, 50 फीट, 40, इस तरह से जो है जितना छोटा वर्ड होगा उतनी दूरी से वो देख पाता है। बट जो पर्सन डिसेबल है वो इसे सिर्फ 20 फीट की दूरी से ही देख पा रहा है। तो इससे क्या है, इस स्नेल चार्ट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो विजुअली डिसेबल है या नहीं है। ठीक है। इसकी हेल्प, जो विजुअल एबिलिटी है उसको हम स्नेलर चार्ट की मदद से देख सकते हैं। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो ई होता है स्नेलर चार्ट का। ठीक है। इसमें कहा गया कि नॉर्मल विजन पर्सन है वो इस ई को 200 फीट की दूरी से देख सकता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ़ अ पर्सन कुड सी दैट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 20 फीट ओनली, कि अगर कोई पर्सन सिर्फ 20 फीट की दूरी से ही उस ई को देख पा रहा है तो मतलब ही इज़ सेट टू बी विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो ज़रूर उसका जो दृष्टि है वो वीक है। ठीक है, वो ठीक से देख नहीं पाएगा। इज़ विजन, तो इसका जो विजन है एक्सेप्टेड एज, तो उसको हम कहते हैं 20/200। इट इज़ सिंपली मीन्स दैट अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन सी अ थिंग, कोई भी थिंग है, थिंग आएगा यहाँ, किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 फीट्स, वो सिर्फ 20 फीट की दूरी से ही चीज़ को देख पाता है। अगर वो दूर चला जाए तो उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। विच अ नॉर्मल पर्सन विजन कैन सी फ्रॉम द 200 फीट डिस्टेंस, की वो जो नॉर्मल पर्सन है वो 200 फीट की डिस्टेंस से चीज़ को देख सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका मतलब। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू According to American Medical Association (AMA), a legally blind person is one who has visual activities of 20/200 or less than better, even विद द करेक्शन, की करेक्शन के साथ। करेक्शन मीन्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन को ठीक से नहीं दिखाई देता, उसने क्या है चश्मा भी लगाया हुआ है, उसके बाद भी उसको क्या है 20/200 ही दिखता है। मीन्स कि जिस बच्चे को डिसेबिलिटी है उसको सिर्फ 20 फीट की दूरी से ही दिखता है, तो उसको हम कहते हैं लीगली ब्लाइंड। हुज फील्ड ऑफ विजन इज
so far that subtended on the angle of 20 or less in the better after correction, की वो 20 या 20 से भी कम की दूरी से उस चीज़ को देख पा रहा है करेक्शन के बाद भी, उसको चश्मा भी लगा दिया, ठीक है ना, उसके बाद भी वो नहीं देख पा रहा है नज़र के चश्मे के बाद भी। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एक्ट USA 1993 कहते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, इसमें ब्लाइंडनेस आ जाती है, विच मीन्स एन इम्पेयरमेंट इन विजन, जो कि देखने मतलब विजन मतलब देखना, दृष्टि से बाधित है। सो दैट इवन विद द करेक्शन एडवर्सली अफेक्ट द चाइल्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जो कि बच्चे की एजुकेशन प्रोग्राम को भी एडवर्सली इफेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला होता है माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट, दूसरा है प्रोफाउंड या टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट। माइल्ड में आता है कि उसको दिखता है, ठीक है, उसको थोड़ा मतलब नज़दीक से दिखता है बट उसे दिखता है, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट इंक्लूड दोज चिल्ड्रंस हु हैव, कि उनकी विजुअल अक्यूटी क्या है 20/70 है एंड 20/20 है। अब देखिए इसमें क्या आ जाता है कि 20/70 ये है ना हमारा, यहाँ तक मतलब यहाँ इस वर्ड तक जो है वो बच्चा देख पाता है, या यहाँ तक इस वर्ड तक देख पाता है। तो ये बच्चे होते हैं हमारे जो इस कैटेगरी में आते हैं, 3 कैटेगरी में आते हैं, तो वो होते हैं हमारे माइल्ड, ठीक है, माइल्ड को हम कहते हैं, ठीक है। सो जिसकी 20/70 है, ठीक है। दूसरा है आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्जीनियल और अक्वायर्ड डेफिसिट इन द बेटर आई इवन आफ्टर करेक्शन, जिनको क्या कॉन्जीनियल, जो कि सफरिंग कॉन्जीनियल की सफरिंग से जो है गुजर रहे हैं, और आई की करेक्शन के बाद भी, चश्मा लगाने के, नज़र का चश्मा लगाने के बाद भी। लिमिटेशन रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ विजन एंड हैव पार्शियली विजन एबिलिटी, और जिनकी जो विजन एबिलिटी है वो क्या है पार्शियल है। उसके बाद सेकंड है प्रोफाउंड या टोटल इम्पेयरमेंट। क्या होता है कि इट मे बी केस ऑफ विजन या फिर ब्लाइंडनेस, कि वो एक बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से ही ब्लाइंड है बिकॉज ऑफ जेनेटिक कॉज। हो सकता है कि कोई जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में था तभी से ही उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, कोई जेनेटिक कॉज है, और फॉर अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ द हेड इंजरी, या फिर उसको कोई हेड इंजरी हो गई थी, ठीक है, सर पे कोई चोट लग गई, उसकी वजह से उसको दिखाई देना बंद हो गया, और अदरवाइज सच एज ड्यू टू ग्लूकोमा एक्सेट्रा, कोई ग्लूकोमा नाम की उसको बीमारी हो गई है, उसकी वजह से वो बिल्कुल ही देखना बंद हो गया उसको। दीज पर्सन्स हैव द visual ability of 20/200 or less than that in the better eye even after correction। तो इस तरह से माइल्ड एंड प्रोफाउंड में दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं कि विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड है या नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में जब बच्चे छोटे होते हैं तब पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह से पता लगाया जा सकता है? पहला होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। सो रूटीन मेडिकल चेकअप हम करवा सकते हैं। स्कूल्स में हम जब बच्चे होते थे तब भी हमारा ब्लड चेक भी होता था, आई टेस्ट भी हुआ करता था, ठीक है, डिफरेंट तरह के टेस्ट हुआ करते थे। वो ये पता लगाने के लिए होते थे कि कहीं बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। सो रूटीन मेडिकल चेकअप ऑफ आईज कैन पॉइंट आउट सिंपल विजुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और आई साइट, ठीक है, विद द विजुअल स्क्रीनिंग एंड यूज़ ऑफ स्नेल चार्ट की विजुअल स्क्रीनिंग से या फिर स्नेल चार्ट की मदद से हम हेल्प कर सकते हैं। एवरी स्कूल शुड हैव द फैसिलिटीज़ ऑफ विजुअल चेकअप ऑफ द स्टूडेंट्स एटलीस्ट 1 और 2 इन 1 या 2 साल में स्कूल्स में भी आया करते थे, ठीक है, और अभी भी जो है स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को दी जाती है। सर्च चेकअप कैन आइडेंटिफाई सर्टेन अदर आई साइट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, कि अगर बच्चे को कोई और भी समस्या है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। उसके बाद है बाय चिल्ड्रन बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स, कि बच्चों का बिहेवियर देख करके भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा डिफरेंट बिहेवियर करे नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा तो फिर ये माना जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई उससे दिक्कत होगी, ठीक है। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन पर्टेन्स टू विजिबल एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड कैन क्विकली पॉइंट आउट द प्रेजेंस ऑफ विजुअल डिफिकल्टी, कि उसकी एक्टिविटीज से पता लगाया जा सकता है कि कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ नॉट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम? द चिल्ड्रन हैविंग प्रोफाउंड काइंड ऑफ विजुअल एक्टिविटीज और टोटल लॉस ऑफ साइट ब्लाइंडनेस आर आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, की जब बच्चा 1 साल का होता है तभी पता चल जाता है माँ बाप को ही कि वो बच्चा पूरी तरह से ब्लाइंड है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा है तो उसका पता चल जाता है अगर वो पूरी तरह से ब्लाइंड है। द मॉडरेट टाइप ऑफ ब्लाइंड, अगर वो थोड़ा मतलब उसको
कम दिखता है, धुंधला दिखता है। सो इज डिसेबिलिटी इज ईजिली रिकॉग्नाइज इन द प्राइमरी स्कूल। तो वो जब प्राइमरी स्कूल में जाता है, जब वो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड में होता है, तो पता चल जाता है टीचर्स को कि वो बच्चा ठीक से बुक्स नहीं पढ़ पा रहा है या फिर बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ नहीं देख पा रहा है। तो स्कूल स्टेज व्हेन द चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड डूइंग एकेडमिक एक्टिविटी, कि वो रीड नहीं कर पा रहा है या फिर कोई भी लिखने का काम है वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद द चिल्ड्रन हुज साइट एंड आइज seems to be normal but certain genetic or acquired are somewhat hard to be diagnosed such as color blindness या genetic cataracts। कि अगर कोई बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस है कि उसको कलर्स का ही नहीं पता चलता, कई बच्चे होते हैं जिनको कलर्स नहीं पता चलता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो इसको जो है डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही टोटली उसको नहीं दिखता है, आई साइट बिल्कुल लॉस है उसकी, तो बर्थ के फर्स्ट ईयर में हमें पता चल जाता है। और अगर कोई बच्चा मॉडरेट है तो वो प्राइमरी स्टेज पर, और अगर कोई बच्चे की आई साइट जो है वो जेनेटिक है, जेनेटिक ही उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर कलर ब्लाइंड है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको डिटेक्ट करना या डायग्नोज करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी चेकलिस्ट। कि एनसीईआरटी है जो हमारी, तो उसने भी कुछ चेकलिस्ट बना रखी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एनसीईआरटी क्या ने कुछ चेकलिस्ट है, वो क्या क्या है कि द चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ हेडेक डूइंग क्लास वर्क। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा क्लास वर्क, उसको आप होमवर्क दे रहे हो और वो कह रहा कि भी मुझे होमवर्क करने में हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब उसको सिर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पा रहा, उसकी आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो टीचर को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, देन ही ब्लिंक्स आइज एक्सेसिवली आर फ्रिक्वेंटली वाइल रीडिंग। कि जब उसको पढ़ने को कहा जाता है तो वो अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा ब्लिंक करता है, पलके बहुत ज़्यादा झपकाता है, बहुत तेज़ी से झपकाता है, तो टीचर्स को इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। देन इनएबिलिटी टू नोट डाउन द थिंग्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड ओपन आस्क्स सम अदर स्टूडेंट्स फॉर हेल्प। की बच्चा जो है बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहा और दूसरों को कह रहा है कि भी मेरी हेल्प करो, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, तो इस चीज़ के बारे में भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। वाइल रीडिंग कीप द बुक्स और अदर बिल्डिंग मटेरियल क्वाइट क्लोज टू द आइज एंड मे टेक सम अदर यूजुअल पोस्चर्स फॉर द पर्पस। कि जब उसको रीड करने के लिए कहा जाता है बुक को या कुछ भी चीज़ वो देखता है, तो उसको वो काफ़ी क्लोज जाके देखता है चीज़ों को। ठीक है, पढ़ते हुए बच्चे बिल्कुल किताब अपनी आंखों के बिल्कुल सामने कर लेते हैं, उनको नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो अनयूजुअल पोस्चर है उनका, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसको कोई ना कोई आई साइट में प्रॉब्लम है। ही कवर्स हिज आइज इवन आइज व्हेन ही आस्क्ड टू रीड। कि वो अपनी आंखें जो है वो ऐसे बंद कर लेता है क्योंकि उसकी आंखों में दर्द होगा, तो वो आंखें ऐसे बंद कर लेता है कि नहीं, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है ना, उसके साथ साथ क्या है, ये गलत टाइप हो गया, कि उसके साथ साथ क्या आइज एंड अगेन वो क्या करता है, अपनी आइज़ को क्या करता है, अगेन एंड अगेन ट्राई टू परसीव द फार थिंग्स ऑफ। कि अपनी आंखों से चीज़ों को दूर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी आंखों में दर्द होने लगता है चीज़ों को देखकर। द आईलिड ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड आइज आर कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। जो आईलिड्स होती है, जो आंखों की पुतलियाँ होती है, वो बहुत छोटी होती हैं, जिन बच्चों को नहीं ठीक से दिखाई देता है। देन द चाइल्ड बिकम्स somewhat tense and uncomfortable when asked for differentiate between the object related to depth and distance। कि अगर हम डेप्थ गहराई की और डिस्टेंस की दूरी की बात करें तो बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो ठीक से चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, टेंस हो जाता है कि मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। तो इस तरह से एनसीईआरटी की चेकलिस्ट की हेल्प से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो पहला है मेडिकल एग्जामिनेशन, सेकेंड है चिल्ड्रन का बिहेवियर, और नंबर 3 है एनसीईआरटी की चेकलिस्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें है कि जैसे बच्चों को पढ़ने को कहा जाता है तो बच्चे अपनी एक आँख से बंद कर लेते हैं क्योंकि उनकी आंखों में दर्द होता है ना, तो इस तरह से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की, क्या क्या प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रंस को। पहला होता है एजुकेशनल रिटार्डेडनेस, कि वो पढ़ाई से ही वंचित हो जाते हैं। ठीक है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जब देख ही नहीं पाएंगे तो ठीक से पढ़ लिख कैसे पाएंगे। सो एजुकेशनल रिटार्डेडनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द विजुअल हैंडीकैप चिल्ड्रन। दे डू वेरी पुअर इन लर्निंग एंड रिट्राइविंग अ लर्न सब्जेक्ट मैटर। कि वो क्या है, ठीक से लर्न नहीं कर पा रहे, ठीक से सीख नहीं पा रहे, और जो लर्न कर रहे हैं उसको रिट्राइव, उसको दिमाग में रख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दे फेल टू कॉप अप विद द स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड बाय द टीचर। कि जिस स्पीड से टीचर पढ़ा रहे हैं उस स्पीड से बच्चे कॉप अप ही नहीं कर पाते, कि टीचर तो अपना नॉर्मल स्पीड से पढ़ाएगा और नॉर्मल स्पीड से लिखेगा और बच्चे उस चीज़ को क्या है
ठीक से अपना कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, सो देयर अचीवमेंट इन द एग्जामिनेशन इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू द अदर क्लासमेट। फिर उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अदर क्लासमेट्स की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। सो द ब्लाइंड चिल्ड्रन इवन इवन हैविंग द एडवांटेज ऑफ ब्रेल बुक्स एंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस डू हाउ डू पुअरली इन एग्जामिनेशन, कि बच्चों को, इन जिन बच्चों की आई साइड वीक होती है उनको हम ब्रेल बुक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी किस तरह की ब्रेल बुक्स होती हैं, या फिर वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है, बट वो इतनी कामगर साबित नहीं होती है बच्चों के लिए। वो एग्जामिनेशन में वो नॉर्मल बच्चों को इतने अच्छे से compete नहीं कर पाते हैं, ठीक है। द रिसर्चर स्टडीज पॉइंट आउट दैट द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द ब्लाइंड और प्रोफाउंडली हैंडीकैप चिल्ड्रंस एडवांटेज लैग ऑन 1 ईयर बिहाइंड दैट ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन, कि जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं ना, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, वो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा 1 या 2 साल पीछे ही होता है, ठीक है। वो नॉर्मल बच्चों से 1 या 2 साल पीछे ही होते हैं सेम एज में। सो सेकंड है हमारा कॉम्प्रीहेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं विजुअली, तो वो चीज़ों को, वो फैक्ट्स को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, ठीक है। सो द कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, कि वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाते कि क्या बात कही गई है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो द कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी ऑफ द विजुअल डिसेबल्ड स्पेशली द ब्लाइंड चिल्ड्रन आर रिलेटिवली वेरी पुअर, चीज़ों को समझने की, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए की जो एबिलिटी होती है उनमें बहुत कम होती है। द ब्लाइंड चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न थ्रू इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ठीक से अगर बचपन से नहीं देख पा रहे हैं तो वो दूसरों को देख कर, इमिटेशन करके, क्योंकि हम बच्चे जो नॉर्मल होते हैं वो दूसरों को देख के ही सीखते हैं, ठीक है। तो वो ना ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक से, ना इमिटेट कर सकते हैं, तो वो जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव्ड रहते हैं, ठीक है। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है इमिटेशन करने की या फिर ऑब्जर्व करने की। सो द एक्सपीरियंस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड देयर रिस्पॉन्सेज ऑफ टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑडिटरी एंड टेक्टाइल सेंसेस, तो वो सिर्फ जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको देख कर एक्सपीरियंस तो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो सिर्फ खुद के नज़रिए से या उनको जो लग रहा है, ठीक है, अपना खुद का देयर ओन रिस्पॉन्सेज, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो सिर्फ ऑडिटरी, मतलब कि अपना सिर्फ सुनकर या फिर टेक्टाइल या फिर टच करके ही चीज़ों को समझ पा रहे हैं, विच कैन नॉट कंपनसेट फॉर द विजुअल एक्सपीरियंसेस विच द नॉर्मल पर्सन जनरली हैविंग ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, कि वो सिर्फ, फिर ये अगर वो सिर्फ सुन करके या टच करके चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये विजुअल को, ये आंखों की दृष्टि को क्या है, एक्सपीरियंस को क्या कर सकता है, कंपनसेट नहीं कर सकता, क्योंकि देखने से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। देखने से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो ही नहीं वो कर पा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि रिटार्डेड स्पीच डेवलपमेंट, कि किस तरह से स्पीच, जो उनकी स्पीच है, बोलना है, वो भी रिटार्डेड रह जाता है, वो ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक है। अगर देख नहीं पा रहे हैं तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। द टोटली ब्लाइंड पर्सन स्पेशली दोज हु लॉस्ट देयर विजन बाय बर्थ डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन अदर, कि जो बच्चा बिल्कुल ही जन्म से ही जिसको नहीं दिखाई देता है, तो वो ना तो दूसरों को देख पाएगा कि दूसरा किस तरह से अपने लिप मूवमेंट कर रहे हैं, या ना दूसरों को ऑब्जर्व कर पाएगा किस तरह से वर्ड बोल रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, वो ठीक से उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो पाएगी। द स्पीक फॉर वट एवर दे फियर फ्रॉम द अदर इमिटेटिंग हाउ दे विल बी एक्सप्रेसिंग देयर थाट्स विद स्पोकन वर्ड्स, कि वो स्पोकन वर्ड से बोलते समय क्या उनके भाव निकल रहे हैं, एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, किस वर्ड को बोलने से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो चीज़ वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इज़ वाई डज स्पीच डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली रिटार्डेड बट ऑल्सो मोनोटोनियस एंड रिदमलेस, कि उनकी स्पीच तो डेवलप नहीं हो पाती, बल्कि जो भी वो बोलते हैं वो भी मोनोटोनियस सा होता है और रिदमलेस होता है, कोई रिदम नहीं होती उनमें, ठीक है ना। स्पीच डेवलपमेंट जो होती है टोटली डिपेंड अपॉन द हियरिंग एंड ओकेजनली ऑन टैक्टाइल एक्सपीरियंसेस इन एडिक्वेट एंड इनफ्लेक्सिबल, कि जो वो बच्चे हैं डिसेबल हैं जिनको नहीं ठीक से दिख पा रहा, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना टच करके ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं या सुनकर ही ले सकते हैं, जो कि इनएडिक्वेट है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके नहीं चीज़ें सीखते, तो तब तक हमारा पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ये भी एक कमी होती है बच्चों में। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट हमारा, डेफिसिट परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है। सो सेंसर्स आर द गेटवे ऑफ एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं से ही हम जो है नॉलेज को अक्वायर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करते हैं। सो द ग्रोसली डिसेबल्ड एंड द ब्लाइंड आर डेफिसिट विद द रिस्पेक्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू परसेप्शन लैकिंग फ्रॉम द रोल ऑफ विजन सेंस मोडालिटी, तो जो देखने वाली क्षमता होती है बच्चों की, तो वो तो होती
नहीं है, उससे वो नहीं देख पाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन को ठीक से गेट नहीं कर पाते हैं और ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट सी द इंडिविजुअल, ना चीज़ों को, ना लोगों को देख पाते हैं, ना ऑब्जेक्ट को, ना थिंग को, ना वर्ल्ड को देख पाते हैं। देन दे कैन फॉर्म इमेजेस अबाउट देम ओनली व्हाट दे हैव थिंक, ठीक है, मतलब वो चीज़ों को वो नहीं देख पा रहे, तो वो सिर्फ जो चीज़ सोचते हैं खुद के मन में, जो चीज़ उसने सोच ली कि ऐसी चीज़ होती होगी ये, ठीक है, कि एप्पल ऐसा होता होगा, तो अपने मन में जो वो इमेज बना लेते हैं, तो बस उसी के बेसिस पर वो रह जाते हैं, ठीक है। अबाउट दैम एंड नोट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी एक्सपीरियंसेस विद दैम, तो वो प्राइमरी खुद देख के नहीं, बल्कि अपने मन में कोई इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी परसेप्शन बना लेते हैं। सो दे फेल टू परसीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड थिंग्स इन देयर एक्चुअल फॉर्म एंड करेक्टरिस्टिक्स, की वो एक्चुअल में कैसी है, ठीक है ना, एक्चुअल में चीज़ें कैसी होती हैं वो नहीं पता कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 5th पॉइंट है हमारा इन एडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, कि उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो विजुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैव लोअर सेल्फ कंसेप्ट, कि उनके अंदर जो सेल्फ कंसेप्ट होता है खुद को लेकर के वो शंका में रहता है, शंका में रहते हैं, तो उनके अंदर लोअर सेल्फ कंसेप्ट होता है बिकॉज ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड ऑलवेज लुक फॉर देयर सिंपैथी एंड फॉर व्हाट दे आर लैकिंग, कि वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई बहनों पे, स्कूल में टीचर्स के, फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा ये समझते हैं कि भाई मुझे हमेशा सिंपैथी ही मिलती है, तो वो लैक करते हैं इस चीज़ में, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंसेप्ट बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाता है। सो नो वन एनकरेज देम टू डू बेटर, और कोई भी फिर उनको इनकरेज नहीं करता, सिर्फ हेल्प करते जाते हैं, ये नहीं कहते कि भी तुम खुद से कोशिश करो, इनकरेज नहीं करते हैं। एंड टू ट्राई एक्सेल इन सर्टन एरिया, कि कुछ एरियाज़ में इनको एक्सेल मतलब काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की जाए, वो खुद से ही अपने डेली रूटीन के काम करे, तो उसमें कोई उनको बेटर करने का काम नहीं करता है। एंड टू पुट एफर्ट्स टू अचीव बेटर, देयरफॉर दे नेवर गेट द चांस टू हैव एंड डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, तो उनको कभी भी अपना एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने का मौका नहीं दिया जाता है। सो दे हैव फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, उन बच्चों में इनसिक्योरिटी, इन्फीरियोरिटी, सेल्फ डिवेल्युएशन, डिपेंडेंस ऑन अदर्स की भावना उनके अंदर रहती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता बच्चों का, ठीक है ना, बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता। सो डिसाइड द रोल ऑफ जीन्स एंड chromosomes, the cognitive development of the children to much extent depend on the kind of stimuli, life experience and environmental opportunities which they get interacting with other, कि बच्चा जो होता है ना वो बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखकर ही चीज़ों को सीखता है कि एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो बच्चा जब देख नहीं पा रहा, तो ये चीज़ें महसूस नहीं करता, देख नहीं सकता, तो उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। सो द रोल ऑफ दीज फैक्टर्स, या एफ आएगा फैक्टर्स, इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ विजुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च फाइंडिंग शोज दैट द ग्रोसली विजुअल डेफिसिट चिल्ड्रन परफॉर्म पुअरली ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेवल सिमिलर टू दैट ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन, कि जो बच्चा क्या होता है कि जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता, तो वो जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसमें भी ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाता, जबकि उसका IQ लेवल जो होता है वो नॉर्मल बच्चे जितना ही होता है, फिर भी वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी रहती है। देन पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाता बच्चा। सो पर्सनल कैपेबिलिटीज़ personal abilities and capabilities and factors like social interaction and social relationship generally determines individual personal and social adjustment, की जब बच्चा मतलब खुद के अंदर उसका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, डिपेंडेंट फील करता है, तो वो ठीक से एडजस्ट भी नहीं कर पाता, उसको हमेशा ना निगलेक्टेड ही फील होता है, ठीक है ना। एक्सेसिव सिंपैथी, अनड्यू एम्पैथी एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स आर कॉज मोर देन इनफ टू मेक विजुअली हैंडीकैप्ड इन द पीरियड फॉर हेल्पलेसनेस इन देयर ओन असेसमेंट, ठीक है ना, वो खुद से ही अपने आप को हेल्पलेस जो है वो महसूस करते हैं। Their preferences for loneliness and isolation give them the feeling of social rejection and sometimes of frustration and depression, कि वो बच्चे जो होते हैं ना frustration and depression में रहते हैं। तो ये थे हमारे की causes की क्या क्या
कारण कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है विजुअल इम्पेयर्ड को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है एजुकेशनल रिटार्डेड, कि वो एजुकेशन से वंचित रहते हैं, ठीक से एजुकेशन नहीं हो पाती उनकी, ठीक से चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को। स्पीच जो है डेवलपमेंट वो भी रिटार्डेड रहती है। देन डेफिसिट परसेप्चुअल एबिलिटी, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो ज्ञानेंद्रिय, वो ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं। उसके साथ है इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उनका ठीक नहीं हो पाता है। 7वां पॉइंट है पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कॉजेज़ की, आखिर कारण क्या होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के, कि किस वजह से बच्चा जो है वो ठीक से देख नहीं पाता है, दृष्टि बाधित होता है। पहला है जेनेटिक फैक्टर, की कई बच्चे क्या है जन्म से ही जो है होते हैं डिसेबल, ठीक है। सो सम काइंड ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक कॉजेज, जैसे कि अगर किसी बच्चे को जैसे कि कई बीमारियां हो जाती, जैसे मायोपिया है, ठीक है, हाइपरटोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है। तो इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं जो विजुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन में पाई जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक रीज़न है, इन बीमारी की वजह से बच्चा क्या है विजुअली डिसेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्जीनियल एंड फैक्टर डेवलपमेंट, जैसे कि कॉज द विजुअल डिसऑर्डर लाइक, जैसे कि बच्चा है, बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एनाफेल्थैमिया हो गया, माइक्रोफेल्थैमिया हो गया, ऑक्सीफेली हो गया, एंथ्रोडिक हो गया। तो इस तरह की बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है नहीं देख पाता है। बिसाइड्स रेनिटॉल ब्लास्टोम एंड इन्फेटल कैटरैक्ट डिसऑर्डर आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर, की कुछ हेरिडिटरी फैक्टर की कारणों की वजह से भी बच्चा डिसेबल हो जाता है, विजुअली डिसेबल। सो इट इज़ बिलीव दैट ऑल टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट 42% डिफेक्ट आर कंट्रीब्यूटेड बाय जेनेटिक एंड अदर हेरिडिटरी फैक्टर, की 100 में से 42% जो बच्चे डिसेबल होते हैं वो सिर्फ जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो इन वजह से क्या है डिसेबल होता है। उसके बाद है जर्नल डिसीजेज भी हो जाते हैं, जैसे साइफिल्स हो जाता है, या फिर गोनोहोरिया हो जाता है, कंसीडर्ड कॉमन कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं। सो एंथ्रोफी ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज एसोसिएटेड विद न्यूरोट्रिफिल्स, लैक ऑफ विटामिन ए डेलिकॉट, जो कॉर्निया होता है, हाइपरटेंशन, उसमें जो कॉर्निया हाइपरटेंशन वाली बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ या किडनी प्रॉब्लम जिनको होती है, तो उनके अंदर भी विजुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है कुछ जर्नल कॉजेज़ की वजह से। देन प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से होती है, जैसे कि रिसर्च एविडेंस इंडिकेट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ अब्यूसिव ड्रग, कि अगर मदर है वो बहुत ज़्यादा ड्रग लेती थी, ठीक है, या फादर ड्रग लेते थे, मल न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों को, या फिर अदर स्ट्रेस कंडीशंस है, प्रेग्नेंट मदर को कोई स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से भी क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी। देन बिसाइड्स दीज जर्मन जो है हमारा मिजेल्स, रूबेला एंड ब्रेन ट्यूमर एंड अदर सम इम्पेयरमेंट भी हो जाते हैं। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं हम, ये तो हो गया हमारे कॉजेज़ के, कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, कॉन्जीनियल एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे जनरल फैक्टर एंड प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल फैक्टर्स की वजह से डिसेबिलिटी आती है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल नीड्स क्या क्या हैं विजुअली डिसेबल या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की। तो सबसे पहला आ जाता है कि हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है मैग्नीफाइंग ग्लासिंग एंड हैंड मैग्नीफायर्स, कि हम उनको अगर मैग्नीफाई, जिससे कि भी चीज़ें काफ़ी बड़ी होकर दिखती हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो दीज असिस्टिव डिवाइसेस आर यूजफुल फॉर द विजुअली डिसेबल चिल्ड्रंस। द शिपमेंट प्रेजेंट्स द मटीरियल्स आर एनलार्ज, तो जो ये मटेरियल होते हैं इससे क्या होता है चीज़ें एनलार्ज होके काफ़ी बड़ी होके दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लोज सर्किट टेलीविजन्स। अब इसमें क्या है, इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए द पार्शियली डिसेबल चिल्ड्रंस यूज़ अ क्लोज सर्किट टेलीविजन, अ कैमरा विद जूम लेंसेज फोटोग्राफ्स द पार्ट ऑफ द पेजेस एंड मटेरियल्स, कि जैसे यूएसए वगैरह है, काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर क्लोज सर्किट टेलीविजन का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि चीज़ें जो होती है काफ़ी बड़ी होकर दिखाई देती है, जूम होकर दिखाई देती हैं, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट दैट इज़ मैग्नीफाइड फ्रॉम द on the television screen and to add the student affected to have an easy grasp of the material, ताकि बच्चे चीज़ों को आसानी से grasp कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। The child moves the book while reading in such a way that appropriate portion of the page get enlarged and the size of the magnified
मैग्नीफाई मटेरियल कैन बी कंट्रोल्ड। किस तरह की बुक्स जो है वो बच्चों को दी जाती है कि बच्चे उसको जूम करके पढ़ सकते हैं और वो चीज़ जो है वो पूरे पेज के अकॉर्डिंग एनलार्ज होकर एडजस्ट हो जाती है, ताकि बच्चे उसको आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं इस तरह से, तो इसका यूज़ करके बच्चों को चीज़ें जो है वो आकार में बड़ी दिखने लगती हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लार्ज प्रिंट मटेरियल, की बच्चों को जो प्रिंट मटेरियल होता है नॉर्मल बुक्स में जो प्रिंट होता है उससे काफ़ी बड़े साइज़ का प्रिंट है, उस फॉन्ट में बच्चों को हम मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। लार्ज प्रिंट बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स आर मेंट फॉर पार्शियली जो पार्शियली जिनको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है उन बच्चों के लिए। जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं उनको तो हम ब्रेल बुक्स की मदद से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो विजुअली को हम काफ़ी बड़े साइज़ की जो है, जैसे कि द प्रिंटिंग साइज ऑफ द वर्ड, जैसे कि उनका प्रिंटिंग साइज क्या 18 और 24 फॉन्ट्स का हो सकता है। नॉर्मल जो 16 फॉन्ट यूज़ होता है, बट इनको क्या है हम 18 या फिर 24 फॉन्ट्स तक साइज जो होता है टेक्स्ट साइज का, तो उसकी बुक्स हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मेकिंग इट विजिबल फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू रीड द मटीरियल विद कन्वीनियंस। इसके बाद है ब्रेल बुक्स, ठीक है। द ब्रेल बुक्स उनके लिए होते हैं जो कि बिल्कुल ही बच्चे नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सो द ब्रेल बुक्स आर स्पेशली मेंट फॉर द ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड देम अ बेसिक यूनिक सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। की ब्रेल में क्या होता है कि ना वर्ड्स नॉर्मल बुक्स ही होती हैं, बस में वर्ड जो है उभरे हुए होते हैं, ठीक है, डॉट्स डॉट्स बने हुए होते हैं, तो वो उनको पढ़ाना सिखाया जाता है, ठीक है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 डॉट सेल्स, उसमें 6 डॉट सेल्स होते हैं जिसमें कि 63 डिफरेंट करेक्टर्स होता है, 26 कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स होते हैं, हर डॉट के 26 कॉम्बिनेशंस होते हैं, आर यूज्ड इन 26 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड रिमेनिंग 37 कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट्स पंक्चुएशन साइंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस दैट अलाउ शॉर्टनिंग, जिससे कि हम शॉर्टनिंग एंड एब्रीवेटिंग ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं। कि कॉम्बिनेशंस होते हैं 63 वर्ड्स के, जिसमें से 26 तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जो रिमेनिंग 37 है उसमें पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह जो है ग्रामर के वो दिए हुए होते हैं, जिससे बच्चे आराम से शॉर्टनिंग या एब्रीवेटिंग उस वर्ड्स को कर सकते हैं। सिमिलर टू ब्रेल कोड और फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ब्रेल की तरह ही हम क्या बच्चों के लिए म्यूज़िक, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री की बुक्स भी इस तरह से अवेलेबल होती हैं, तो बच्चों को ब्रेल बुक्स से पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बच्चों को ब्रेल बुक से पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको क्या है ब्रेल बुक से पढ़ाया जाता है। इस तरह से ब्रेल बुक्स होती हैं कि वर्ड्स जो होते हैं ना इसमें उभरे होते हैं और बच्चे उसको टच कर करके सीखते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि टीचर्स जो है बच्चों को चीज़ों को टच कर करके सिखाती हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट या फिर क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। चलिए, उसके बाद है टॉकिंग कैलकुलेटर्स होते हैं, जिसमें कि आप उसको पंच करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर हम देख नहीं पा रहे बट सुन तो पा रहे, तो सुनकर हम वो साउंड से चीज़ों को समझ पाते हैं। सो दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड बोथ बाय द पार्शियली डिसेबल्ड एंड ब्लाइंड इंडिविजुअल, के दोनों के लिए यूज़ होता है, पार्शियली के लिए भी और ब्लाइंड के लिए भी। वेयर बाय द न्यूमरल एंट्रीज आर रेड टू अलाउड टू द पर्सन थ्रू एंड ईयर प्लग, की हम ईयर प्लग की मदद से हम उसमें एंट्री न्यूमेरिकल्स में एंट्री करते हैं 1 2 3 ऐसे हम पंच करते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। सो द ब्लाइंड चिल्ड्रंस कैन गेट मोर बेनिफिट फॉर द असिस्टिव डिवाइस इन लर्निंग मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए टॉकिंग कैलकुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। सो रेज्ड न्यूमेरिकल वॉचेज, हम इसमें न्यूमेरिकल वॉचेज कैलकुलेटर्स दैट आर ओनली अनाउंस दैट आर द रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन, की हम कंपटीशन बच्चों को कैलकुलेशन करना सिखा सकते हैं, ठीक है। लो विजन एड्स मैग्नीफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर्स, पोर्टेबल टेलीस्कोप एक्सेट्रा, तो इस तरह के क्या है बहुत सारे हमारे डिवाइसेस होते हैं, इनकी हेल्प से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद है हमारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स भी होते हैं बिसाइड्स ब्रेल मटीरियल, सम ऑफ द ऑडियो एड्स होते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, अर्थमेटिक एड्स हैं, रिलीफ मैप है, टीचिंग फॉर ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए रिलीफ मैप जो है नक्शा होता है उसका हेल्प लिया जाता है। स्पेस परसेप्शन आर सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड या विजुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जैसे कि ये टॉकिंग कैलकुलेटर्स आप देख पा रहे होंगे, इसमें पंच करने से क्या है बच्चों को साउंड भी प्रोड्यूस होती है, और काउंट करने के लिए इस तरह से हम जैसे कि 1 2 3 हमें काउंट करना है तो हम कुछ ऐसे बना के, जैसे कि ये 2 है 4 है 1 है, तो इस तरह से हम बच्चों को क्या काउंट एंड मैच करना सिखा सकते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट है हमारा
कि पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन कुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल वेल्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि हम अगर बच्चों को, नॉर्मल बच्चों के साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो बच्चों के अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी नॉर्मल बच्चों की तरह हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना। सो देयर कैन बी देयर आर सर्टन एक्टिविटीज़ इन विच डिसेबल्ड चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट। जैसे कि हम बच्चों को पोइट रेसिटेशन के, हम बच्चों को पोएम गाने के लिए बोल सकते हैं, डिबेट एंड डेक्लामेशंस होते हैं, स्पीच होती हैं, उसमें सिंगिंग में या प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पियानो बजाना है या फिर कोई भी गिटार वगैरह, तो वो बच्चों को जो है प्ले करने के लिए हम बच्चों का कंपटीशन करवा सकते हैं। एंड इवन पार्टिसिपेशन इन सम अदर गेम्स। सो ऑल दिस एक्टिविटीज़ हैव सोल पर्पस। इनका जो मेन पर्पस होता है इन सभी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाने का यही है कि हेल्प देम टू हैविंग अ गुड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द एजुकेशन। की एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लाने की ने कोशिश की जाती है कि अलग थलग नहीं है, ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही है और इनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही आगे लेके आया जाएगा। देन प्लस करिकुलम, कि हम अपने करिकुलम को और ज़्यादा एनहांस एनरिच कर सकते हैं। सो द प्लस करिकुलम एड्स टू डेवलप पर्सनल एंड सोशल स्किल्स रेलेवेंट टू द प्रॉपर यूज ऑफ पोटेंशियल एंड कॉम्पिटेंसीज विच आर अदरवाइज डिनाइड। कि हम प्लस करिकुलम की डिसेबल बच्चों के लिए हम करिकुलम को क्या कर सकते हैं और एनरिच कर सकते हैं, ताकि उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है और जो उनके पोटेंशियल है, उनकी क्षमता है, उसको हम और ज़्यादा निखार सके, वो सोशल एंड पर्सनल एडजस्टमेंट कर सकें। एंड आर ऑल्सो हेल्पफुल इन लर्निंग जर्नल करिकुलम एंड मेंट फॉर द नॉर्मल चिल्ड्रन। की जो जर्नल नॉर्मल करिकुलम है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को एडजस्ट करवाया जा सके। ठीक है, सो द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ प्लस करिकुलम में हम क्या कर सकते हैं कि ब्रेल सिस्टम स्कूल में ला सकते हैं, उनको पर्सनल लिविंग स्किल इन रूटीन लाइफ वो सिखा सकते हैं कि रूटीन लाइफ में किस तरह से नॉर्मल रहना है, किस तरह से अपने नॉर्मल डेली रूटीन के काम करने हैं। देन ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ डिफरेंट सेंस मोडालिटी, की अलग अलग सेंसेस का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सिखा सकते हैं हम। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। प्लस करिकुलम रेफर्स टू एन एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रन। की जो प्लस करिकुलम है उससे उनके करिकुलम को हम एनरिच कर सकते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट आ जाता है प्रोविज़न फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। की अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं कि हमें नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चों को एक साथ लाना है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टीचिंग टेक्निक्स फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन हु स्पेशली profoundly disabled need a major curriculum adaptation in order to adapt the integrated system of school। कि जब हम इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है वो अपनाएंगे, ठीक है, तभी जाके हम उनको एक साथ ला पाएंगे और अपने करिकुलम को और एनरिच कर पाएंगे। ठीक है, और बच्चों को हेल्प कर सकेंगे। सो द पार्शली हैंडीकैप्ड एंड मोर अटेंशन need more attention and alternatives because the totally blind have altogether different pattern of education। कि जो बच्चे बिल्कुल टोटली ब्लाइंड होते हैं तो उनका एजुकेशन जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है, उनको ब्रेल से पढ़ाया जाता है, उनको नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं दी जा सकती हैं। जो बच्चे माइल्ड होते हैं उनको हम जो असर्टिव एड्स हैं उनका हेल्प करवा के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो द पार्शली हैंडीकैप्ड नीड अ डिफरेंट असिस्टिव एजुकेशन मटीरियल सच एज बुक्स ऑफ लार्ज प्रिंट। अभी जैसे मैंने बताया कि जो कि पार्शियली हैं उनको हम लार्ज साइज़ की बुक्स, मैग्नीफायर या एडजस्टेबल फर्नीचर जो हैं कि उसकी हेल्प से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो द ब्लाइंड स्टूडेंट हाउएवर नीड द ब्रेल बुक्स एंड यूज़ ऑफ एबेकस एक्सेट्रा। जो एबेकस है उसकी और ब्रेल बुक्स की हेल्प बच्चों को उससे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों को बहुत सारे डिफरेंट एड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बच्चों को अलग अलग एड्स से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे हमारा लास्ट पॉइंट है रिसोर्सेज एंड रोल ऑफ द टीचर एंड पेरेंट्स। की किस तरह से टीचर्स का और पेरेंट्स का रोल होता है डिसेबल बच्चों को बेहतर बनाने में। सो पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड मेंबर ऑफ सोसाइटी इन जनरल मस्ट बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस। की इनको मेंबर्स को ऑफ द सोसाइटी को, टीचर्स को, फैमिली को, सबको एम्पैथेटिक रहना चाहिए कि हम भी आपकी जगह अगर होते तो हमारे साथ भी ऐसा होता। ठीक है, हम पे क्या गुजरती, उनको सेम जो भावना होती है ना वही रखनी चाहिए इन बच्चों के लिए। सो दे शुड अंडरस्टैंड देयर नीड एंड कोऑपरेट विद कमिटमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। तो सभी को एम्पैथेटिक की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम भी ये समझ सकें कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनके साथ कोऑपरेट कर सकें, इनके डेवलपमेंट में इनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, सो
सो लाइक टू अदर्स, ठीक है, लाइक टू अदर्स वांटेड मेंबर ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल की, इनको हम जैसे कि हम नॉर्मल लोग होते हैं तो उन्हीं की तरह एक वांटेड कि आप समाज भी आपको चाहता है, ठीक है, समाज में आप रह सकते हैं, हक से रह सकते हैं, तो उस तरह से उनको रहने की जो है रहने में हेल्प करवाई जाती है। तो एटीट्यूड टुवार्ड द चिल्ड्रन शुड बी पॉजिटिव, ताकि बच्चों का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे, हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, परमिसिव, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फीरियर टू देम इनविजिबिलिटी बट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ओरिएंटेशन, कि हमें उनके ऊपर कोई सिंपथी नहीं दिखानी है, बल्कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन लेकर आना है डिसेबल्ड बच्चों की तरफ, ठीक है। सो गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सो दैट दे कैन ऑल्सो डू गुड इन एकेडमिक्स एंड अदर फील्ड लाइक अदर नॉर्मल चिल्ड्रंस, की वो भी नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह काम कर सके, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हम बूस्ट कर सकें। तो इसी तरह टीचर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को और हर एक को डिसेबल बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको विजुअल इम्पेयरमेंट समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ अच्छा लगा वो भी बताइएगा, अगर कुछ चीज़ नहीं पसंद आई है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट एंड आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।